आज हम हरियाणा की राजनीति के अंदर चल रही एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और अहम कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। सतह पर तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ है, लेकिन अगर थोड़ा गहरा गोता लगाएं तो ये कहानी है दो ताकतवर नेताओं के बीच शक्ति संतुलन की, संगठन पर कब्जे की और राज्य की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने की। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मामला सिर्फ मौजूदा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को बदलने या बनाए रखने का नहीं है। असल सवाल ये है कि हरियाणा बीजेपी का रिमोट कंट्रोल वो किसके हाथ में रहेगा। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम है जो बहुत तेजी से उभर रहा है, दीपक मंगला। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है। हम ये समझेंगे कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये दीपक मंगला कौन है जिनका नाम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच एक बड़ी वजह बन गया है, और सबसे जरूरी, इनकी नियुक्ति या अदम नियुक्ति का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस सियासी शतरंज की बिसात के मोहरों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को पकड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर ही दो शक्ति केंद्र बन गए हैं और दोनों ही अध्यक्ष पद पर अपनी पसंद का व्यक्ति चाहते हैं। ये तो किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। बहुत ही नाजुक। और ये फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे संगठन और सत्ता के बीच के तनाव को दिखाता है। स्रोतों के मुताबिक एक पाले में है मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी। अब जाहिर है कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि संगठन का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ उसका तालमेल बेहतरीन हो। और बताया जा रहा है कि मोहन लाल बड़ौली ने जब से सैनी सरकार बनी है उनके साथ संगठनात्मक स्तर पर बहुत अच्छे से काम किया है। अच्छा, तो सैनी खेमे की पहली पसंद बड़ौली ही है। वो इस व्यवस्था को जारी रखना चाहेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री के लिए संगठन का साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर ये जो बदलाव की इतनी जोरदार चर्चा है, ये हवा कहां से आ रही है? मतलब दूसरा शक्ति केंद्र कौन है जो इतना ताकतवर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री की पसंद को चुनौती दे रहा है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। दूसरा शक्ति केंद्र है पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। सूत्रों का कहना है कि भले ही वो दिल्ली चले हैं हो, लेकिन हरियाणा बीजेपी के संगठन पर उनकी पकड़ आज भी बहुत गहरी मानी जाती है। सालों तक उन्होंने संगठन को चलाया है और हर जिले में उनके वफादार कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो दीपक मंगला के नाम पर पूरी मजबूती से अड़े हुए हैं। तो ये तो सीधी टक्कर हो गई। एक तरफ मौजूदा सीएम की पसंद, दूसरी तरफ पूर्व सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, लोकसभा और विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, पार्टी को अभी इस बदलाव की इतनी जल्दी क्या है? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, बाहर से शायद सब ठीक लगे, लेकिन हर चुनाव के बाद पार्टियां एक गहरा आत्ममंथन करती हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को लग रहा है कि संगठन में एक नई ऊर्जा और दिशा देने का यही सही समय है। वो एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक संगठन को स्थिरता दे सके। और शायद सबसे बड़ा कारण है अंदरूनी गुटबाजी को नियंत्रित करना। जब दो बड़े नेता होते हैं तो गुटबाजी स्वाभाविक रूप से पनपती है। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि एक मजबूत और निष्पक्ष अध्यक्ष ही इन सब पर लगाम लगा सकता है। यानी ये सिर्फ एक पद भरना नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कोर्स करेक्शन की कोशिश है। और इसी कोशिश में दीपक मंगला का नाम सबसे फिट बैठ रहा है। तो इस व्यक्ति में ऐसा क्या खास है कि हरियाणा के दो सबसे बड़े नेता इनका नाम पर आमने सामने हैं? क्या कहानी है इनकी? दीपक मंगला की कहानी जमीनी राजनीति की एक बेहतरीन मिसाल है। उनका जन्म 8 मार्च 1967 को पलवल में हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली यूनिवर्सिटी तो छात्र राजनीति रही। वो उस दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े थे, जो बीजेपी की नर्सरी मानी जाती है। यहीं से उनके वैचारिक और संगठनात्मक जीवन की शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये एबीवीपी से युवा मोर्चा वाला जो रास्ता है, ये बीजेपी में कई बड़े नेताओं के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा है। ये इस बात का सबूत माना जाता है कि व्यक्ति ने संगठन में हर स्तर पर मेहनत की है, वो कोई पैराशूट नेता नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से वैचारिक शुद्धता और संगठनात्मक मेहनत का सर्टिफिकेट है। एबीवीपी के बाद वो बीजेपी के युवा मोर्चा में आए और वहां उन्होंने लगभग हर सीढ़ी चढ़ी है। वो पलवल मंडल अध्यक्ष बने, फिर जिला अध्यक्ष, फिर हरियाणा युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव। लेकिन जो बात उन्हें बाकियों से अलग करती है वो ये है कि वो एक नहीं बल्कि लगातार 2 बार हरियाणा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिखाता है कि युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ और लोकप्रियता कितनी जबरदस्त थी।
2 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष, इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे हरियाणा में घूम घूम कर नेटवर्क बनाया होगा, कार्यकर्ताओं को नाम से जानते होंगे। यही तो संगठन की असली ताकत होती है। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो जमीनी कार्यकर्ता को पहचानते हैं और कार्यकर्ता उन्हें पहचानता है। स्रोतों में यह भी आता है कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया। जो श्रोता शायद उतने परिचित न हो, उनके लिए क्या हम एक लाइन में बता सकते हैं कि उनके विचारों का मूल क्या है? जरूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय का सीधा सा मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का उदय, यानी विकास और शासन का लाभ सबसे पहले सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। दीपक मंगला की राजनीति इसी वैचारिक आधार पर टिकी मानी जाती है। संगठन के प्रति उनकी इसी निष्ठा को देखते हुए बाद में उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश सचिव भी बनाया गया। तो आप देख सकते हैं उनका पूरा करियर ही संगठन को समर्पित रहा है। ये तो हुई संगठन की बात, लेकिन राजनीति में असली परीक्षा तो चुनावी मैदान में होती है। मुझे याद है कि उनका चुनावी सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2014 में वो हार गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने जो किया वो तो बीजेपी के लिए इतिहास बन गया। हाँ, और वो एक ही जीत शायद उनके पूरे राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की। 2014 में वो पलवल से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन कद्दावर कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल से हार गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 5 साल लगातार क्षेत्र में काम करते रहे। 2019 में जब पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो उन्होंने एक अविश्वसनीय जीत दर्ज की। उन्होंने उसी करण सिंह दलाल को हराया और 89,426 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का लगभग 55.6% था। ये आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, पर आपने इसे ऐतिहासिक और अविश्वसनीय क्यों कहा? चुनाव तो नेता जीतते ही रहते हैं। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आजादी के बाद से लेकर 2019 तक पलवल विधानसभा सीट पर बीजेपी की पहली जीत थी। पहली बार वहां कमल खिला था। जरा सोचे, उस पार्टी कार्यकर्ता का उत्साह जिसने दशकों से अपनी पार्टी को उस सीट पर हारते हुए देखा हो, और फिर अचानक एक ऐसी जबरदस्त जीत मिल जाए। इस एक जीत ने सिर्फ मंगला को विधायक नहीं बनाया, बल्कि पूरे इलाके के बीजेपी कैडर में एक नई जान फूंक दी। इसने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। एक जायंट किलर की छवि बन गई। अब आते हैं मनोहर लाल खट्टर से उनकी नजदीकी पर। इसका आधार क्या है? सिर्फ वैचारिक समानता या कुछ और भी है? इसका आधार बहुत गहरा और कह सकते हैं व्यवहारिक है। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तब दीपक मंगला उनके राजनीतिक सचिव थे। ये कोई मामूली पद नहीं है। राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री के आंख, कान और राजनीतिक सलाहकार की तरह होता है जी। ये सबसे भरोसे का पद माना जाता है जी। इस दौरान खट्टर ने मंगला की कार्यशैली, उनके अनुशासन और कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने के तरीके को बहुत करीब से देखा। कहा जाता है कि मंगला का काम करने का तरीका, यानी कम बोलना, ज्यादा काम करना और संगठन को प्राथमिकता देना, ये सब मनोहर लाल की अपनी कार्यशैली से हूबहू मिलता है। मतलब एक तरह से वो खट्टर के वर्किंग स्टाइल की परछाई हैं। हाँ, तो खट्टर को लगता है कि अगर मंगला अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन उसी लाइन पर चलेगा जैसी उनकी सोच है। बिल्कुल यही विश्वास का आधार है। और सिर्फ यही नहीं, एक विधायक के तौर पर भी मंगला का रिकॉर्ड काफी साफ सुथरा और प्रभावशाली रहा है। जैसे हरियाणा विधानसभा में उनकी उपस्थिति 93.3% थी, जो कि राज्य के विधायकों की औसत उपस्थिति से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ दशकों का संगठनात्मक अनुभव, एक ऐतिहासिक चुनावी जीत और पूर्व मुख्यमंत्री का अटूट विश्वास, ये सब मिलकर दीपक मंगला को एक बहुत मजबूत दावेदार बनाते हैं। लेकिन अब पेच वहीं फंस गया है कि आखिरी फैसला तो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हाँ, और ये फैसला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं होगा। अगर दीपक मंगला अध्यक्ष बनते हैं तो ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। ये सिर्फ प्रभाव दिखाने की बात नहीं है, ये एक तरह से मुख्यमंत्री सैनी के लिए एक चेक एंड बैलेंस बनाने जैसा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सैनी हो, लेकिन संगठन का रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल के हाथ में ही रहेगा। ये सरकार और संगठन के बीच एक दिलचस्प और शायद भविष्य में टकराव वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। लेकिन रुकिए, इसमें एक विरोधाभास नहीं है?
एक तरफ पार्टी का मकसद गुटबाजी को खत्म करना है और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है जो साफ तौर पर एक गुट यानी खट्टर गुट का माना जाता है। क्या इससे गुटबाजी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? ये तो आग बुझाने के लिए पेट्रोल डालने जैसा नहीं हो जाएगा? ये इस पूरे मामले का सबसे जटिल सवाल है और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका जवाब केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति में छिपा है। एक तर्क ये हो सकता है कि नेतृत्व को लगता है कि मंगला की जड़ें संगठन में इतनी गहरी हैं और उनकी छवि इतनी बेदाग है कि वो अध्यक्ष बनने के बाद सभी गुटों को साथ लेकर चल पाएंगे। लेकिन एक दूसरा और शायद ज्यादा यथार्थवादी तर्क ये है कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि संगठन की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहे जो उनकी मूल विचारधारा और कार्यशैली के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, भले ही इससे सरकार में बैठे कुछ लोगों को थोड़ी असहजता हो। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। इसी से जुड़ी एक और बात है। हमारे स्रोतों के मुताबिक 2024 के हालिया विधानसभा चुनाव में दीपक मंगला ने चुनाव नहीं लड़ा था। उनकी जगह गौरव गौतम को टिकट मिला और वो जीते भी। तो एक ऐसा नेता जो विधायक भी नहीं है, उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे कैसे? ये भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। ये दिखाता है कि पार्टी उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को उनकी चुनावी राजनीति से ज्यादा महत्व दे रही है। शायद उनका चुनाव न लड़ना एक बड़ी भूमिका के लिए तैयारी का हिस्सा था। पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपना पूरा समय यानी 24/7 संगठन को दे सके। एक विधायक पर अपने क्षेत्र की भी जिम्मेदारियां होती हैं। मंगला को इस जिम्मेदारी से मुक्त करके पार्टी शायद उन्हें पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने के काम में लगाना चाहती है। वो एक ऐसे फुल टाइमर अध्यक्ष हो सकते हैं जिसका एक ही काम होगा, गुटबाजी खत्म करना और पार्टी को मजबूत करना। तो कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी में जो चल रहा है वो सिर्फ एक पद की दौड़ नहीं है। ये दो ताकतवर नेताओं के बीच प्रभाव की लड़ाई है। ये सरकार और संगठन के बीच संतुलन साधने की कवायद है और ये भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने की एक बड़ी बिसात है। दीपक मंगला का लंबा संगठनात्मक अनुभव, उनकी ऐतिहासिक जीत और खट्टर का समर्थन उन्हें इस बिसात का सबसे अहम मोहरा बना रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, बड़ौली रहे या मंगला है, एक बात तो तय है कि हरियाणा बीजेपी में आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर मंगला की नियुक्ति होती है तो ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं होगा, ये हरियाणा की राजनीति में एक नए शक्ति समीकरण की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसका असर आने वाले सालों में सरकार के फैसलों, टिकट बंटवारे और संगठन की दिशा पर साफ तौर पर दिखाई देगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। मान लीजिए कि दीपक मंगला को यह पद मिल जाता है, तो उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना नहीं होगी। उनकी असली परीक्षा तो ये होगी कि वो उस मुख्यमंत्री के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे जिसने शायद उन्हें इस पद के लिए नहीं चुना था। क्या एक पूर्व कप्तान द्वारा चुना गया नया कप्तान मौजूदा कप्तान और उसकी टीम का विश्वास जीत पाएगा? यही वो असली राजनीतिक ड्रामा है जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।